हेलो स्टूडेंट, वार्षिक परीक्षा स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं यूनिट सेकेंड पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था। अध्याय 3 समतल में गति। तो शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। दाब, वेग, बल। प्यारे विद्यार्थियों, दाब अदिश राशि है, वेग सदिश है और बल भी सदिश है। बल सदिश, वेग सदिश पर दाब अदिश, इस वजह से यह समूह आपका सही नहीं हुआ। त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। प्यारे विद्यार्थियों, त्वरण भी सदिश, क्षेत्रफल भी सदिश, संवेग भी सदिश। जोड़ा तो अभी ये तीनों सदिश वाला तो ये मिल गया है अपने को, पर बाकी को भी देख लेते हैं। जड़त्वागुण, बल आगुण, विस्थापन। जड़त्वागुण अदिश राशि, बल आगुण सदिश राशि। ठीक है, तो याद रखना जड़त्वागुण क्या है, अदिश है, बल आगुण सदिश है, विस्थापन सदिश है। ठीक, इस वाले जोड़े में त्वरण सदिश, तो रिपीट हो गया, दाब अदिश और क्षेत्रफल सदिश है। सही उत्तर कौन सा है, मिल गया होगा आपको, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। ठीक है, हम लोगों ने इसमें प्रश्न बैंक के जो प्रश्न है वो भी शामिल कर दिए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एकांक सदिश का परिमाण होता है। तो एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जब उनके बीच कोण होता है। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो दो सदिशों के परिमाण का जो सूत्र है वो ये है, a वर्ग b वर्ग धन 2ab कोस थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, समझना इस बात, तो आप रखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0। कोस 0 का मान होता है 1, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो बाहर आके बन गया a प्लस बी। और इसी प्रकार से यदि मैं थीटा बराबर 180 डिग्री रखूंगा तो यह माइनस आएगा, तो बाहर आकर क्या बनेगा, r बराबर a माइनस बी। तो r मैक्सिमम अधिकतम के लिए पूछे तो 0 डिग्री और न्यूनतम के लिए पूछे तो 180 डिग्री। तो आपका उत्तर यहाँ है, अधिकतम वाला प्रश्न है, इसीलिए आपको 0 डिग्री लगाना है। न्यूनतम वाला होता तो आप लगाते 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर आते हैं। दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा, तो इनका परिणामी सदिश का परिमाण होगा a प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सी द्विविमीय गति नहीं है। द्विविमीय गति का उदाहरण नहीं है। पहला, वृत्तीय गति। तो जब वृत्तीय गति में चलता है कोई भी कण, तो उसमें दो विमाएं प्रयोग होती हैं, तो वृत्तीय गति भी द्विविमीय है। प्रक्षेप्य गति द्विविमीय है। बंदूक से दागी गई गोली की गति या बंदूक की गोली की गति, तो बंदूक से मान लो गोली निकली है ना, अगर बंदूक से गोली जा रही है, ये गोली जा रही है, अब जब बंदूक से गोली यहां से निकली तो इसके ऊपर मान लो इसको यहां पहुंचना है, इसका टारगेट। अब नीचे लगा गुरुत्वीय त्वरण, ये गई, ये नीचे गई, थोड़ी नीचे जाती जाती घूमती है, तो बंदूक से दागी गई गोली भी क्या है, आपकी प्रक्षेप्य गति है, सॉरी द्विविमीय गति है, दो विमा। तो मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद की गति, अब देखो गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की तरफ और हमारी गेंद भी नीचे की तरफ आ रही है, अर्थात मीनार से स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई जो गेंद की गति है वो सरल रेखा में होगी, सरल रेखा में होगी, अर्थात एक विमीय गति होगी। तो ये जो आखिरी वाला है एक विमीय गति का उदाहरण है, ना कि द्विविमीय गति का, तो हमें नहीं ढूंढना था, इसीलिए हमारा उत्तर हो गया चौथा, एक विमीय गति वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी सदिश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता यदि इसमें स्वयं के समांतर ही विस्थापित किया जाता, इसका गुणन एक स्वैच्छिक कोण से किया जाता, इसे एकांक सदिश के द्वारा क्रॉस गुणा किया जाता, इसे किसी स्वैच्छिक अदिश के द्वारा गुणा किया जाता। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना, सदिशों को समांतर विस्थापित किया जा सकता है, ये बाकी कोई कार्य नहीं किए जा सकते।
घूर्णन स्वैच्छिक कोण पर किया जा सकता है, ये संभव नहीं। एकांक सदिश के द्वारा क्रॉस गुणा किया जाता है, ठीक है, इससे सदिश परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नहीं है। किसी स्वैच्छिक अदिश के द्वारा गुणा करें तो भी वो परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नहीं। ठीक, परिवर्तित नहीं किया जा सकता ना, इन सब में तो परिवर्तित हो जाएगा, माफी चाहता हूँ। तो परिवर्तित कब नहीं होगा, जब आप उसको समांतर विस्थापित करेंगे तो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, अभिकेंद्रित त्वरण सदैव लगता है केंद्र की ओर, केंद्र से प्राय स्पर्श रेखीय आपका, जैसे वृत्तीय गति में जब, तो हमेशा वृत्तीय गति में अभिकेंद्रित त्वरण किधर लगेगा, तो केंद्र की ओर लगेगा, ध्यान रखना है। क्षैतिज रूप से उड़ रहे एक वायुयान से एक गोले को गिराया जाता है, गोले का मार्ग होगा, भाई वायुयान से गोला गिराया, गोले पे लगा गुरुत्वीय त्वरण, धीरे धीरे गोला नीचे आएगा। तो जो सूत्र इसका प्राप्त होता है वह परवलय का सूत्र होता है, यानी प्रक्षेप्य गति और प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, याद रखना है आपको। तो क्षैतिज रूप से उड़ रहे एक वायुयान से जब गोले को गिराया जाता है तो उसके मार्ग का आकार होता है तो परवलय के आकार का होता है। वृत्तीय गति होती है तो पहले ही बता चुका हूं, द्विविमीय गति होती है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक गोला है और गोले को फेंके और बहुत ज्यादा दूरी, अधिकतम दूरी तक जाए, तो वो कोण होता है बच्चों 45 डिग्री का, ठीक है। ये बीच में जब हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते पूछेंगे तो वहां डेरिवेशन भी आएगा, तो मैं वहां पर समझा दूंगा कि कैसे 45 डिग्री पर वो अधिकतम दूरी तक जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होती है, तो अधिकतम 45 डिग्री पर होती है, और इससे हम सबको क्या लगेगा आपकी भैया ये वाला होगा क्योंकि 45 इसमें आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसमें हमें बीच वाला लेंगे, तो 45 के आसपास 5 डिग्री इधर चले गए और 5 डिग्री इधर चले गए, मतलब कि 40 और 50 डिग्री पर इनकी जो क्षैतिज परास है वो क्या होगी, समान होगी, ठीक। उस बच्चों प्रश्न है कि किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है। जो क्षैतिज परास है आर, उसकी महत्तम ऊंचाई की कितनी है, 4, ये 4 गुनी है, तो 4 का गुणा इसमें बर कर दिया, दोनों बराबर हो गए। आर का जो सूत्र होता है वो होता है यू वर्ग साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच का सूत्र होता है ए वर्ग यू वर्ग साइन वर्ग थीटा अपॉन 2 जी से जी का जीवन समाप्त हो गया, यू वर्ग से यू वर्ग भी खत्म हो गया, ठीक। यहाँ जो चल रहा है हमारे पास साइन 2 थीटा, इसमें करो, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल, अब साइन थीटा के अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा, और 2 से 2 भी कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 45 की होती है, तो कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो प्रक्षेप की क्षैतिज परास की महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी होती है, तो कितना कोण होना चाहिए, तो 45 डिग्री। अगले प्रश्न पर, प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कोण होगा। देखो, जब आप प्रक्षेप्य के अधिकतम ऊंचाई पर हैं, मान लो आप यहाँ कहीं हैं, ठीक, अधिकतम ऊंचाई पर जब आप प्रक्षेप्य की हैं, तो अधिकतम ऊंचाई पर हमारे लिए कंफ्यूजन सबसे बड़ा तब होता है जब हमें ये पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग आपका 0 होता है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है। अब अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 है और पूछा गया कि भाई त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण तो आपका नीचे की तरफ लग रहा है, पर जहां तक जब वस्तु आती है, ऐसे आ रही है, तो उसका जो वेग है वो जा रहा है क्षैतिज दिशा में, तो दोनों के बीच जो कोण बना वो 90 डिग्री का बना, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगले प्रश्न पर, प्रक्षेप्य गति में वस्तु की अधिकतम ऊंचाई पर क्या होता है, गति अधिकतम होती है, गति न्यूनतम होती है, क्षैतिज वेग 0 होता है, त्वरण 0 हो जाता है। देखो त्वरण तो 0 नहीं होता है, ठीक, तो क्षैतिज वेग 0 हो जाता है, नहीं, गति उसकी जो है न्यूनतम हो जाती, क्या हो जाती, गति न्यूनतम हो जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, समतल में प्रक्षेप्य गति में किस समय पर वस्तु का क्षैतिज वेग सबसे अधिक होता है,
प्रारंभ में अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु के भूमि पर गिरने पर कोई समय नहीं, ये हमेशा एक समान रहता है, सब जगह पर क्षैतिज वेग एक जैसा रहेगा। हम कहते थे कि हमने किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका, ठीक। अब आप इसके दो कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट होगा आपका ये यू कोस थीटा वाला और एक होगा ये यू साइन थीटा वाला। तो ये यू कोस थीटा जो है, ये कोस वाला जो फैक्टर है ये कभी नहीं बदलता है, ये पूरा एक जैसा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कोई भी समय नहीं, हमेशा एक समान रहेगा। अगला प्रश्न है कि द्विविमी गति में नियत त्वरण के अंतर्गत वस्तु का मार्ग होता है सरल रेखी, वृत्तीय, परवलयकार, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो नियत त्वरण के अंतर्गत अगर वस्तु का मार्ग है, जैसे कि हम लोग नियत त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो भाई गुरुत्वीय त्वरण एक तरह से नीचे की तरफ एक जैसा ही लगता है, ठीक। जब आसपास बहुत ज्यादा ऊंचाई पे तो हम फेंक नहीं रहे, तो परवलयकार उसका पथ होता है। घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग होगा 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड, π/3 या 2 पाई। तो देखो कोणीय वेग क्या होता है, सबसे पहले तो कोणीय वेग ओमेगा यानी डी थीटा बाई डी टी, ठीक। तो प्यारे विद्यार्थी, जब हम कोणीय वेग की बात कर रहे हैं तो जब वो जितना भी कोण ये तय करे, कोणीय वेग ओमेगा से मान लो आप वृत्ताकार मार्ग से घूम रही है ना, घड़ी की सुई है तो वृत्त पे ही घूमेगी। अब घड़ी की सुई की अगर आप बात करें तो आपको समझ आता है कि हाँ यार ये वृत्त पर चल रही होती है, टिक 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 सुई चल रही है। अब घड़ी की एक सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, सेकेंड वाली सुई को 60 सेकेंड लगेंगे 1 मिनट के लिए, एक चक्कर पूरा यानी 1 मिनट घूमना, 1 मिनट चलने में कितना समय लगा, 60 सेकेंड का। एक चक्कर घूम गया मतलब कितना कोण घूम गया, वो 360 का यानी 2 पाई घूम गया। और कोण बटा जो है समय, तो 2 पाई बटे क्या हो गया आपका 60, 2 से कैंसिल करोगे तो पाई बटा कितना हो जाएगा ये 30। और कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक। तो इसमें हो गया π/30 रेडियन प्रति सेकेंड। बहुत सरल प्रश्न है पर परीक्षाओं में आएंगे और इन सबको करना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्षेत्रफल राशि है, अरे भैया क्षेत्रफल सदिश राशि, ठीक। इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। a बराबर 3i + 4j का मापांक, तो सदिश का मापांक किसी का भी निकालना हो तो उसके लिए सूत्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ax वर्ग ay वर्ग प्लस az वर्ग, यानी कि आई जे के जो गुणांक होते हैं उनका वर्ग कर दो तो आपका मापांक निकल आता है। तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग कितना हो गया 16 + 9 √25, √25 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। बिलियर्ड बॉल की गति होती है, किस प्रकार की गति होती है, तो ये द्विविमीय गति होती है, 2 डायमेंशनल होती है। तो द्विविमीय गति होती है बिलियर्ड बॉल की। अधिकतम क्षैतिज प्रहार प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप्य का कोण होना चाहिए, ये बहुत आता है 45 डिग्री का होना चाहिए। वे राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं राशियां कहलाती हैं, तो उनको अपन कहते हैं बच्चों सदिश राशि, ठीक। एक क्रॉस एक, दो समान सदिशों का क्रॉस गुणा यानी सदिश गुणा हमेशा शून्य, क्यों होगा उसको भी समझ लेते हैं कि भाई आप एक क्रॉस ए, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0, क्योंकि दोनों एक ही साथ होंगे, ठीक। एन कैप मतलब दोनों की दिशा एक है, उसको कोई मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो शून्य होता है। शून्य सदिश का परिमाण हमेशा शून्य होता है, ठीक। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को किस दिशा में फेंकना चाहिए, ठीक है। तो अधिकतम ऊपर की तो ऊंचाई प्राप्त करना है, अधिकतम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचाना है, तो कहां फेंकना पड़ेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊपर की ओर कैसे फेंकोगे ऊर्ध्वाधर दिशा में। वृत्तीय मार्ग पर सड़क की ओर ऊंची उठाई जाती है, देखो बाहर की ओर, बाहरी किनारे पर, किनारे की बाहरी किनारे की ओर उठाना मतलब उसको कहते हैं बैंकिंग रोड, बैंक्ड रोड, है ना। प्रक्षेप कोण और 90 - a के लिए प्रक्षेप का समान होता है। तो देखो अब क्या समान होती है, तो आपको परास का सूत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि u² sin 2θ/g। तो बच्चों u वर्ग देखो sin 90 - θ है ना, तो 2 करेंगे तो 180 - 2a हो जाएगा, और 180 - 2a होगा तो sin 180 - θ sin थीटा ही होता है,
तो यू स्क्वायर साइन 2a/g। और अगर मैं सीधे सीधे इसमें a रखूं तो इसकी जगह भी यही सूत्र आ जाएगा कि यू स्क्वायर साइन 2a/g। यानी कि जो क्षैतिज परास होती है, क्या होती है? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास समान रहती है। कोणीय वेग का मात्रक तो हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, थीटा बराबर, ठीक है, कोणीय वेग है ना, डेल थीटा बाई डेल टी, डेल ओमेगा। तो डेल थीटा यानी कि विस्थापन के लिए रेडियन और समय के लिए सेकेंड, तो रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रेक्षक का कोण होना चाहिए ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे और 90 डिग्री से फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगी वस्तु। ठीक है, इसके लिए भी इस सूत्र से आप समझ सकते हो कि यू वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक, तो u की जगह आप यहाँ 90 रखोगे, साइन 90 का मान 1, तो u वर्ग बटे 2g इसका सूत्र हो जाएगा। इससे अपन को अंदाजा लग जाता है कि 90 डिग्री पर इसका मान क्या होगा? अधिकतम होगा। अगले प्रश्न पर, ये पूरी जो सही जो रिक्त स्थान अपन ने लिए हैं ये पूरे क्वेश्चन बैंक के हैं, तो आपकी क्वेश्चन बैंक भी हम साथ के साथ कंप्लीट करा रहे हैं। सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो सदिश ए का अगर आप एकांक सदिश लिखते हैं तो ये हो जाए। अगर आपको एक बात और याद रखनी है कि एक्स अक्ष, कभी कभी पूछता है कि एक्स वाई जेड अक्ष के एकांक सदिश भी लिखिए। तो एक्स अक्ष का एकांक सदिश आई, वाई अक्ष का एकांक सदिश जे और जेड अक्ष का एकांक सदिश के है। ठीक, अगले प्रश्न, समतल गति करते हुए एक कण के किसी क्षण के निर्देशांक आपको दिए गए। गति समतल है और हमें उसकी दूरी चाहिए। गति करते हुए कण के निर्देशांक दे रखे है ना, कण के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और वो है 3 और 4। एक्स अक्ष के साथ हो गया 3 और वाई अक्ष के साथ हो गया 4, यानी कि 3i + 4j। और अगर मैं इसका परिणामी सदिश निकालूंगा तो आपको बीच में इस तरह से यहाँ कहीं मिलने वाला है। ठीक, अब परिणामी सदिश निकालने का सूत्र तो हमें याद है भैया, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग 16, 9 + 16 √25, तो कितना हो गया? 5। तो कितनी दूरी होगी? उत्तर क्या हो गया आपका? सीधा सीधा 5। ठीक, कैसे निकालना है वो भी हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, किसी सदिश से संबंधित एकांक सदिश, रिपीट हो गया क्वेश्चन। एकांक सदिश किसे कहते हैं? तो एकांक सदिश, ध्यान से सुनो और लिख लेना, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। एक्स अक्ष का एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष का एकांक सदिश जे कैप और जेड अक्ष का एकांक सदिश के कैप होता है। बस, अगले प्रश्न पर, दो सदिशों को बराबर कब कहा जाता है? तो लिखिएगा कि दो सदिशों को बराबर तब कहा जाता है जब, दो सदिशों को बराबर तब कहा जाता है जब दोनों सदिशों के परिमाण समान। दो सदिशों को बराबर कब कहा जाता है? सुना, दो सदिशों को बराबर या समान तब कहा जाता है जब उन दोनों सदिशों के परिमाण समान, ध्यान से सुनना, उन दोनों सदिशों के परिमाण समान और दिशा विपरीत हो, सॉरी समान हो। क्या हो? उनकी दिशा समान हो ना। दो सदिशों को बराबर कब कहा जाएगा, है ना? तो दो सदिशों को बराबर तब कहा जाएगा जब उन सदिशों के परिमाण समान और दिशा भी समान हो। तो परिमाण व दिशा दोनों समान हो। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वे सदिश जिनके परिमाण व दिशा, वे दोनों सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों ही समान होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए ए भी लिखकर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अदिश और अदिश सदिश में अंतर है ना। अब जब आप अदिश की बात करते हैं, अदिश की चर्चा करते हैं, तो वह सदिश जिसमें केवल परिमाण की चर्चा हो तो उसको आप अदिश कहते हैं। दिशा की बात नहीं होगी, अदिश, दिशा नहीं। तो जिसमें केवल परिमाण होता है, ऐसा लिखें आप, जिसमें केवल परिमाण होता है अदिश राशियां कहलाती है।
सदिश में आप लोग लिखें कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वह सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है क्या कहलाता वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती है। राशियां भी लिख दो ताकि गड़बड़ नहीं। ठीक है, फिर दूसरा लिखें कि इन्हें अंग्रेजी के सामान्य अक्षरों जैसे है ना ABC एक्सेट्रा आदि से दर्शाते हैं। ठीक, इन्हें अंग्रेजी के सामान्य अक्षरों से दर्शाते हैं। इन्हें लिखते समय अंग्रेजी के अक्षरों पर या तो तीर का चिन्ह लगाते हैं या इन्हें गहरे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है, बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तीसरी बात है कि अदिश राशियों को, ठीक है, अदिश राशियों को दो भागों में आप नहीं बांट सकते, दो भागों में वियोजित नहीं किया जा सकता, जबकि सदिश को दो भागों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, समझना कि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसे अंग्रेजी के सामान्य अक्षरों से लिखते हैं ABC। इधर लिखना है कि अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर या उनको गहरे मोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। अदिश में इनको दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब अदिश राशियों को अगर जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना घटाना के लिए अदिश राशियों को जोड़ने और घटाने के लिए अदिश राशियों को जोड़ने और घटाने के लिए साधारण बीजगणित नियमों का प्रयोग होता है। साधारण बीजगणित के जो नियम हैं उनके प्रयोग से आप इसको जोड़ घटा सकते हैं, जबकि सदिशों को जोड़ने और घटाने के लिए आपको सदिश बीजगणित की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऐसा लिख लीजिएगा कि सदिशों को जोड़ने घटाने के लिए हमें सदिश बीजगणित की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दो अदिश राशियों का जब गुणा करते हैं, ऐसा लिखें कि जब दो अदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो अदिश ही प्राप्त होती हैं। दो अदिश राशियों का गुणा करने पर अदिश राशि ही प्राप्त होती हैं। अब सदिश में लिख लेना कि जब दो सदिश राशियों का गुणा किया जाता है, जब दो सदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो आपको या तो सदिश प्राप्त होगा या फिर अदिश प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त हो सकता है। ठीक, ये 5 अंतर मैंने आपको इनमें बता दिया परीक्षा के हिसाब से। अगले प्रश्न पर आते हैं। सदिशों का योग त्रिभुज नियम लिखिए। तो सदिशों के योग त्रिभुज नियम के अनुसार, ठीक है, सदिशों के योग त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो सदिशों A और B को संलग्न भुजाओं में के साथ इस प्रकार रखा जाए कि उनका विपरीत, उनका परिणामी सदिश इस प्रकार रखा जाए कि उनका परिणामी सदिश विपरीत क्रम में प्राप्त हो। देखो A इधर जा रहा, B इधर जा रहा, C के R कैसे आया, ऐसे। तो ये परिणामी सदिश कैसे प्राप्त होता है? विपरीत क्रम में प्राप्त होता है, उसे कहते हैं बच्चों त्रिभुज नियम। ठीक है भैया, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाएंगे तो 15 दिन का 10 दिन भी कम पड़ते हैं क्योंकि यूनिट बहुत बड़ी है ये। ठीक, तो आपको सदिशों का योग त्रिभुज नियम क्या हो गया कि दो सदिशों A और B को, है ना, उनके संलग्न भुजाओं के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि परिणामी सदिश विपरीत क्रम में प्राप्त हो। A और B को ऐसे जोड़ रहे हैं ना, तो विपरीत सदिश में ऐसे प्राप्त हो। इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन इसकी भी ऐसे हो जानी थी, पर नहीं हुई ना, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे और इसकी फिर ऐसे। ठीक, आपको ये एक और चीज बताता हूँ कि जब आपका इसको बोलते हैं पूंछ यानी टेल और इसको बोलते हैं हेड यानी शीर्ष, तो जब हेड और टेल जोड़ते हैं तो परिणामी सदिश आपको विपरीत क्रम में प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना। फिर आपका है कि समांतर चतुर्भुज नियम। तो जब आप दो सदिशों A और B की टेल जोड़ें, इस बार आप पूंछ जोड़ रहे हैं, मान लो ये सदिश A है और ये सदिश B है, और सदिश A और B की आपने जब पूंछ जोड़ी
तो अब इनका जो परिणामी सदिश है वह इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि जब दो सदिशों ए और बी की पूंछ या टेल को जोड़ा जाता है तो परिणामी सदिश उनके कटान बिंदु से जानते हैं। यह आप ऐसे लिखें, मैं लिखवा देता हूं। जब दो सदिशों की परिमाण व दिशा उनकी संलग्न भुजाओं के साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी सदिश उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु या विकर्ण से होकर जाता है। ठीक, उसे समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये बना चतुर्भुज जैसा, इसीलिए चतुर्भुज नियम कह रहे हैं। अब आप ये देखो कि इसमें त्रिभुज नियम भी लग जाता है। देखो आप ये देखो, यहाँ ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया इनका त्रिभुज नियम। इसमें भी आप लगा सकते हैं कि ये हो गया इनका त्रिभुज नियम। देखो ये हेड, ये टेल, ये त्रिभुज नियम। ठीक, तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या है? तो जब किसी पिंड को आप ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकेंगे, ठीक, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, ठीक, नीचे से फेंके ऊपर से फेंके इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप, मैं यहाँ नीचे से बता रहा हूँ, इसका मतलब हमेशा नीचे से नहीं, कहीं ऊपर बैठकर भी आप फेंक सकते हैं। तो जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर मतलब इस दिशा से ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता हुआ पृथ्वी पर स्थित अन्य बिंदु पर जा गिरता है। जब किसी पिंड को, है ना, ध्यान से सुनना, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता हुआ पृथ्वी तल पर स्थित दूसरे बिंदु पर जा गिरता है। उसकी इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। बच्चों आप इसको रिपीट कर करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल स्लो आवाज में कर दें, स्लो कर दें स्पीड को और लिख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 अंकों में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए बेटा, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई पिंड है और उस पिंड को हमने थीटा कोण से फेंका। ठीक, तो किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो वह पिंड कहां, दूसरे बिंदु पे जा गिरा। ठीक है, तो प्रक्षेप्य की परिभाषा क्या थी प्रक्षेप्य गति की, कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता हुआ अन्य बिंदु पर जा गिरता है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। अब जो प्रक्षेप्य की गति को हम इस u को, वेग u को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर में। थीटा के साथ जो आता है वो होता है कोस थीटा, तो u कोस थीटा, तो ux इज इक्वल टू हो गया u कोस थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं है वो साइन थीटा, तो ये हो गया u साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्षैतिज दिशा में अपन पहले बात कर लेते हैं। क्षैतिज दिशा में बच्चों जब हम क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं तो क्षैतिज दिशा में आपका वेग ux हो गया u cos। क्षैतिज दिशा में वेग एक जैसा रहेगा, u cos थीटा रहेगा सब जगह पर, और वेग एक जैसा होने की वजह से त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। इस दूरी को जो इसके द्वारा तय की गई उस दूरी को हमने मान लिया x। s बराबर हो गया x। अब यहां लगाते हैं हम गति का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, s बराबर हमारे पास गति का द्वितीय समीकरण जो है, पहले द्वितीय समीकरण लिख देता हूं, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो uxt x, तो s के इक्वल तो क्या हो गया x, और u की जगह आ गया u cos थीटा इंटू टी, प्लस 1/2 ax हो गया आपका 0 और t,
तो x इज इक्वल टू हो गया बच्चों u cos थीटा इंटू टी। ठीक, अब प्यारे विद्यार्थियों यहां से t की वैल्यू आ गई, वो आई t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। हमें चाहिए पथ। अब देखो ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करें, इस दूरी को अपन ने मान लिया y। अधिकतम ऊंचाई पर बच्चों, अधिकतम ऊंचाई पर हमारा जो वेग है वो क्या होगा, शून्य होगा। अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है। अब देखो आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग है u साइन थीटा है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य हो गया, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, y है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अपन इसको हल करते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में चलते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारे पास हो गया यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई हो गया हमारे पास माइनस जी। ठीक, और जो एस है, जो दूरी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास y। तो अब यहां भी गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, तो s इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों s की जगह हो गया y, यू वाई की जगह हो गया यू साइन थीटा। क्या t हमारे पास अवेलेबल है क्या, तो यस बिल्कुल t भी हम लोगों ने निकाल लिया है, वो ये रहा x बाई यू कोस थीटा। तो x बाई यू कोस थीटा। ठीक, तो t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो x बाई यू कोस थीटा 1/2 है ही सही, और ए वाई की जगह माइनस जी रखा तो ये प्लस माइनस माइनस, टी की जगह हो गया x बाई यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों तो y इज इक्वल टू ये आया। अब देखो इस u से इस u की पिक्चर खत्म, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। प्यारे विद्यार्थियों अगर इस टेन थीटा को ये मानो और इस एक्स स्क्वायर के अलावा, है ना, एक्स स्क्वायर के अलावा ये जो पूरा नंबर है इसको मैं b कंसीडर करूं, इसको मैं करूं a। तो यदि टेन थीटा के इक्वल हमने लिया a और 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल क्या ले रहे हैं बच्चों, b लिया, तो क्या समीकरण प्राप्त हुआ, y इज इक्वल टू ये हो गया ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि एक परवलय का समीकरण है। ठीक, जो कि एक परवलय का समीकरण है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले आपने जो पिंड फेंका है यू वेग से थीटा कोण बनाते हुए, उसमें देखें तो इस यू वेग को दो भागों में बांट लो, है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर लो। जो थीटा के साथ आए उसको कोस लिख दो, जो थीटा के साथ नहीं आए उसको साइन लिख दो। क्षैतिज दिशा में जब बात करोगे तो यू एक्स बराबर यू कोस थीटा। क्षैतिज दिशा में जो सब जगह वेग एक जैसा होता है तो त्वरण शून्य होगा और ये दूरी एक्स हो गई। गति के द्वितीय समीकरण का यूज किया, गति के सेकेंड समीकरण का यूज करके हमने मान रख दिया इसमें, एक्स यू एक्स की जगह यू कोस थीटा और टी और 1/2 एक्स की जगह जीरो, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो गया। अब एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू थी डिवाइड में आ गई, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, टाइम की वैल्यू आ गई थी। जब हमने ऊर्ध्वाधर में देखा तो ऊर्ध्वाधर में वेग हमारे पास u है और ये जो दूरी है y है। ठीक, तो हम लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और इसको सॉल्व करते हैं, तो यू वाई टी की जगह हमारे पास एक्स वाई कोस थीटा 1/2 ए वाई हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण क्योंकि ऊपर से नीचे तक, और दूरी जो एस तय हुई, एक्स की वैल्यू या टी की वैल्यू पुट करके वर्क करके हल कर लिया। काफी इजी है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। अब ये वाला प्रश्न भी बच्चों आता ही आता है कि यदि किसी पिंड की क्षैतिज, ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, ये है क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रतिक्षिप्त किया जाता है तो पिंड उड्डयन काल अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास, ये तो आप लिख ही लो VVIMP। ठीक है, तो बच्चों हमने जो काम अभी किया था फिर करते हैं। हमने ये सब माना कि भाई थीटा कोण बनाते हुए, ठीक, हमने किसी वस्तु को u वेग से फेंका है ना, थीटा कोण बनाते हुए वस्तु को u वेग से फेंका गया। फिर वही काम करते हैं कि इधर जो हो जाएगा ux इज इक्वल टू यू कोस थीटा
और इधर हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन। अब एक बात और हमें पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान 0 होता है। हमें तीन चीजें चाहिए, एक उड्डयन काल चाहिए, अधिकतम ऊंचाई चाहिए और क्षैतिज परास। सबसे पहले उड्डयन काल की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, टाइम निकाल लेते हैं उड्डयन काल। तो बच्चे उड्डयन काल है क्या चीज एक्चुअल? उड्डयन काल होता है, तो अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पुनः वापस लौटकर आने में जितना समय लगता है वह उसका उड्डयन काल कहलाता है। ठीक, तो इसमें ये वस्तु टी समय लगा ऊपर जाने में और वापस आने में, मान के चलो टी समय लगा। ठीक, अब ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर हम बात करें, उड्डयन काल पढ़ रहे हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में हम बात कर रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जब हम चलेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है वो लिख लेते हैं। हमारे पास ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वाई पता है हमें, वो है आपका यू साइन थीटा। एक हमें ए वाई पता है, वो है माइनस जी। और एक फाइनल हमें पता है वी, जो कि 0 है। मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है। तो आप गति का पहला समीकरण यहाँ लगाएंगे तो v इज इक्व टू वी वाई इज इक्व टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक, अब मान रखेंगे तो वी वाई की जो वैल्यू है वो 0 है और यू वाई की वैल्यू जो है यू साइन थीटा है और ए वाई की वैल्यू माइनस जी है और टाइम का टी है इसे। अब इस जी टी को आप एक तरफ कर लीजिएगा, तो जी टी बराबर जो हो गया यू साइन थीटा। ठीक है, इसको उधर फेंक दिया जी टी को। तो अब t इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया बेटा u साइन थीटा अपॉन जी। प्यारे विद्यार्थियों, ये t निकला है टाइम, यानी ये ऊपर जाने का टाइम है। हमें क्या चाहिए? उड्डयन काल। उड्डयन काल बच्चों मैंने कहा ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय, तो t जाने का t आने का कितना हो गया? 2t। तो क्या हो जाएगा उड्डयन काल का सूत्र? t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन, क्योंकि ये 2t की जगह मान रख दिया, ये हो गया आपका उड्डयन काल। अब दूसरी चीज जो हमें उड्डयन काल के अलावा उसने पूछी है, वो पूछी है अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास। तो अब इस ऊंचाई को मैं पहले h मान लेता। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर। बच्चों अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो जब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हम निकालेंगे तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। उसमें सबसे पहले तो आपका वेग ऊर्ध्वाधर में, एक हाइट जो कि अपन h मान के चल रहे हैं और एक जो है आपका टाइम t, ऊपर पहुंचने में जो टाइम लगा वो t। तो बच्चों हमारे पास यू वाई यू साइन थीटा है ही सही, ए वाई हमारा माइनस टी है, जी है सॉरी, और t चाहिए तो जो u साइन थीटा अपॉन जी जो पहले अपन ने निकाल लिया। अगर सेपरेटली आता है तो फिर आपको ये कार्यक्रम अलग से, इतना अलग से करना ही है, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में t यहाँ तक आपको निकालना ही है। अगर केवल क्षैतिज परास के नाम, मतलब अधिकतम ऊंचाई के नाम से आता है तो ये चीज़ें करनी, तीनों एक साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। t की वैल्यू ये हो गई। अब s इज इक्व टू हमारे पास यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर होता है। एस यानी कि h अधिकतम ऊंचाई, यू वाई हो गया यू साइन थीटा, इंटू टी की जगह आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस 1/2, एक वाई की जगह हो गया माइनस जी और टी की जगह पर आएगा यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब u और u मिलाकर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी प्लस माइनस माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। इस जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसल। अब यहाँ आप एलसीएम ले लें 2, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थी, है ना, 2g ले, है ना, यह कि एक जी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 से तो पूरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आया बेटा? h इज इक्वल टू आया u, 2 में से u माइनस होगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। बच्चा
अगर अधिकतम ऊंचाई की स्थिति के लिए पूछें तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो आपको एच मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो यू वर्ग अपॉन 2g, ये अधिकतम ऊंचाई की स्थिति के लिए है। और ये वाला जो मैंने बताया ये आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की स्थिति में। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए वेग पता हो, त्वरण पता हो, समय पता हो, और ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें गति के दूसरे समीकरण में, तो आपका निकल आता है। ठीक है, तीसरी चीज आपको चाहिए क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास यानी कि क्षैतिज में उसने कितनी दूरी तय करी, हमें ये वाली दूरी चाहिए, यहां से यहां तक, इसको अपन ने आर मान लिया। अब ये वाली दूरी चाहिए। अब क्षैतिज में हमारा त्वरण 0 है और वेग है यू एक्स कोस थीटा और दूरी आर है। ठीक है, तो क्षैतिज में यू एक्स हमारे पास है यू कोस थीटा, ए एक्स हमारे पास 0 है और एस हमारा आर हो गया। अब टाइम यहाँ डबल लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उड्डयन काल में ऊपर जाने का तक, अधिकतम ऊंचाई में ऊपर जाने तक का ही समय देख रहे थे, पर यहाँ पूरा समय लिया जाएगा ऊपर से नीचे आने तक का। यानी जो आपका टाइम है वो आपका क्या है, उड्डयन काल। इसको मैं अभी टी लिख रहा हूँ, तो 2u साइन थीटा बाई जी है ना, जो उड्डयन काल था वो आपको यूज करना है। अब r इज इक्वल टू हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपन यूज कर लेते हैं। ठीक, ये यू एक्स है ना, एस की जगह सीधे अपन ने आर रख दिया। अब ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी की जगह 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस 1/2 ए एक्स का 0, और टी की वैल्यू अब रखने की जरूरत नहीं रही क्योंकि ये पूरे 0 होने वाला है। अब 2, अब देखो u और u मिलाकर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यू स्क्वायर, और ये आया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। अब ये फार्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। ये आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गई बेटा आपकी क्षैतिज परास। ये 3 फार्मूले आपको डिराइव करना आना ही चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते ही आते हैं। अब अधिकतम क्षैतिज परास के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो ये मान आप यहाँ रखेंगे, तो यू वर्ग, अब यहाँ थीटा 45 रखेंगे तो 45 दूने 90, साइन 90 बटे जी, तो ये आएगा यू वर्ग बटे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अधिकतम क्षैतिज परास है, ठीक है, देखो आप, अधिकतम क्षैतिज परास से आधी होती है अधिकतम ऊंचाई, है ना, वस्तु की अधिकतम ऊंचाई उसकी क्षैतिज परास की आधी होती है, कहीं भी सीधे ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगी। एक समय वृत्तीय गति में वेग तथा कोणीय वेग में संबंध प्राप्त करें, तो एक समान वृत्तीय गति में वेग और कोणीय वेग में संबंध प्राप्त करना है। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये एक वृत्त है, ठीक, और अब आप वृत्त के किसी एक बिंदु से आपने गति प्रारंभ कर दी। ठीक है, अब वृत्त के इस बिंदु से आपने चलना स्टार्ट किया और आप वृत्त के घूमते घूमते इस बिंदु तक पहुंच गए। इस बिंदु तक पहुंचने में आपका जो कोणीय विस्थापन है वो डेल थीटा है, और यहाँ जो आपने दूरी तय करी है वो अपन ने मान ली डेल आर। ठीक, आपका जो यहाँ आप R1 पे थे, अब यहाँ R2 पर थे, तो R1 माइनस R2 कर लिया, डेल आर आपका हो गया। अब रेखीय वेग जो होता है, रेखीय वेग का सूत्र है बच्चा v बराबर डेल आर बाई डेल टी। टाइम अपन ने माना कि यहाँ से यहाँ तक आने में डेल टी समय लगा। अब कोणीय वेग, समय के साथ कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसे कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक, ये v हो गया, ये डेल आर। हम जानते हैं
क्या जानते हैं, कोण बराबर चाप बट्टे और कोण है हमारा डेल थीटा और चाप अपन मान लिया ए बी यानी कि डेल आर बटे इसकी त्रिज्या आर। ठीक, अब एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में डेल टी से भाग लगा देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में डेल टी से भाग लगा दिया तो डेल आर बाय आर डेल टी। विद्यार्थियों डेल थीटा बाय डेल टी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ओमेगा और डेल आर बाय डेल टी जो है आपको दिखाई दे रहा है वो है वेग। तो इसकी जगह हमने v रख दिया तो v बटे आर, आर का गुणा इधर तो v बराबर ओमेगा। दिस इज रिलेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, परीक्षाओं में आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भौतिक राशियों में बतलाइए कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। ठीक है भैया, छांटते हैं। आयतन अदिश, अ लिख रहा हूं। द्रव्यमान अदिश, चाल अदिश, त्वरण सदिश, घनत्व अदिश, मोल संख्या अदिश, वेग सदिश, कोणीय आवृत्ति अदिश, विस्थापन सदिश, कोणीय वेग सदिश। देखो वेग, विस्थापन, त्वरण, ये जो जो सदिश दिख रहे हैं आप देखो, त्वरण वेग है, विस्थापन है सबसे पहले, समय उसके बाद कोणीय वेग, वेग लिखा हुआ है, वेग कोई सा भी हो, कोणीय वेग हो, कोणीय त्वरण हो, सब सदिश है, त्वरण भी सदिश। अब इसमें अदिश देख लेते हैं। बल सदिश है, कोणीय संवेग सदिश है, कार्य अदिश है। ठीक है, और क्या अदिश है, रेखीय संवेग सदिश है, विद्युत क्षेत्र सदिश है, वेग सदिश है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश है, अपेक्षिक वेग सदिश है। इसी के बगल में छूट गया धारा, ये अदिश है, ये दो अदिश राशियां हैं। सूची में एकमात्र सदिश को छाटिए। अकेला सदिश है ना, ताप अदिश, दाब अदिश, आवेग सदिश, चलो एकलौता ही बोला, बाकी सब अदिश ही होंगे। समय अदिश, शक्ति अदिश, पथ की लंबाई अदिश, ऊर्जा अदिश, गुरुत्व विभव अदिश, घर्षण गुणांक अदिश, आवेश अदिश, सब अदिश है, केवल ये अकेला सदिश है। अगले प्रश्न पर आते, अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर अधिकतम क्षैतिज दूरी तक, आर आपको यहां दिया है 100 मीटर। ठीक है, अब आर आपको दिया 100 मीटर और आर के लिए जो सूत्र है वो है यू स्क्वायर अपॉन जी। आपको मैंने डिराइव करवाए हैं ये फॉर्मूले, अभी जब इससे पहले ये आर का, यह देखें आप, ये यू स्क्वायर अपॉन जी और एच के लिए यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसका प्रयोग करके अपन कर लेंगे। तो r इज इक्वल टू 100 यानी यू स्क्वायर अपॉन जी हमारे पास है 100। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। हमें चाहिए कि कितनी अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो h मैक्सिमम का फॉर्मूला है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह आप सीधे सीधे 100 पुट कर दे तो 100/2 यानी कि 50 मीटर तक अधिकतम उसको वो फेंक सकता। ठीक, ये इतना सरल है। अगला, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा कोण पे फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए कोण का मान थीटा बराबर tan इनवर्स 4h/r। प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ सामान्य है। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, तो h इज इक्वल टू आपको पता है, क्या पता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। r इज इक्वल टू
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ये, एक मिनट, हाँ इसमें थोड़ी सी अपन भूल कर रहे हैं कि ये, एक मिनट, ये 2g होता है और इसमें g नहीं है बस। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और r इज इक्व टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब हमें यहाँ चाहिए tan इनवर्स h बाई आर। तो एक काम करो, इस एक को 2 से डिवाइड कर दो, तो h बाई आर चाहिए ना, तो h बाई आर निकलेगा, h बाई आर फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड है ना। तो h बाई आर करेंगे तो h है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर, अब साइन 2 थीटा है तो ये होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। अब साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो, ठीक, और क्या कैंसिल हो रहा है, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी खत्म, इस जी से ये जी खत्म, ठीक। अब यहाँ हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। हमें यहाँ एक तो साइन थीटा दिखाई दे रहा है, h बाई आर इज इक्व टू, ऊपर मुझे दिखाई दिया साइन थीटा, और क्या दिखाई दिया भाई, साइन थीटा के जस्ट अपॉन में 2, और क्या दिखाई दिया, तो इसके अपॉन में 2 कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा और 2 2 4, तो 1/4 टेन थीटा h बाई आर, 4 का इंटू इधर, तो टेन थीटा इज इक्व टू आ गया 4h बाई आर, ठीक। तो थीटा इज इक्व टू हो गया प्यारे विद्यार्थियों, टेन उधर फेंक दो, टेन इनवर्स 4h बाई आर, ठीक। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, पर आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल परीक्षाओं में, तो आपको बड़े ध्यान से इनको करना है। अगला प्रश्न, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद को प्रारंभिक वेग से 15 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई गेंद की क्षैतिज परास की गणना करो। कोण कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री, यू कितना 15 मीटर प्रति सेकेंड, क्षैतिज परास आर चाहिए, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू हो गया 15 का स्क्वायर यानी 2 बार लिख दो 15 इंटू 50 और साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी। अब जी को मैं 10 मान लेता हूँ, कैलकुलेशन में इजी हो जाए, 15 इंटू 15, अब ये हो गया साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है भैया, √3/2, ठीक। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक। और अब इसको देखें तो ये हो गया 15 5 75, एक मिनट इसको भी काट दो ना, दो कम, 2 2 7 14 और 2 5 10, ठीक। अब करो 15 5 75 है ना, 75 और यहाँ से 7, 15 7 105, 105 और 7, ठीक है, 105 और 7 112, ठीक। और 2 अंक बाद दशमलव लगा दी, √3, आप चाहे √3 का मान 1.73 रख के तो हल कर लीजिएगा, उत्तर आ जाए। अगला, तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, कक्षा 11वीं की पूरी सीरीज बनाने वाला हूं, तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।